विश्व कप में भारत की हार का कारण कौन है? कल से यह सवाल सोशल मीडिया पर जमकर गूंज रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सवाल के जवाब में बल्लेबाजों, गेंदबाजों के अलावा एक तीसरे व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और जिस तरीके से जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, वो जरा अजीब है। वो न भूतो न भविष्यति, दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। उधर एक भाजपा विधायक हैं जिन्होंने विश्व कप में भारत की हार के बाद देवी देवताओं को ही निशाने पर ले लिया है और बहुत कुछ कह भी दिया है। ये वाला मसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे इनकी, पहचानते तो आप होंगे ही, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। सवाल यह है कि क्या इन्होंने पीएम मोदी के साथ तगड़ा वाला धोखा कर दिया है, बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। और यदि ये समय पर एक्टिव हो जाते तो प्रधानमंत्री को बड़की बेइज्जती से बचाया जा सकता था, ऑनलाइन ट्रोलिंग से बचाया जा सकता था। उधर प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी के मामले पर जांच कर रही एजेंसी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। क्या है वो मामला, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मसले हैं, मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। टन से देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने वाला काम तुरंत कर लिया करिए, घंटा भी बजा लिया करिए। थोड़े समय में ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि यदि किसी चीज को महंगे दामों पर बेचना है, यानी कम सप्लाई से ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो चीज पर पाबंदी लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए। इसके बाद 2 रुपए की चीज को 10 में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है और खरीदने वाला एहसान भी मानेगा कि भैया तुमने जुगाड़ करवा दिया, बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि क्या शराबबंदी के मामले में भी इसी तरह का कोई तिकड़म काम करता है? क्या शराबबंदी सिर्फ महंगे दामों पर शराब बेचने के लिए ही की जाती है, या फिर इसका लक्ष्य वो है जो बताने की कोशिश की जाती है? और यदि लक्ष्य है कि लोगों को नशा मुक्त करना है, समाज में शराब को कम करना है, शराब पीने से रोकना है, तो फिर बार बार ये लक्ष्य फेल क्यों हो जाता है? आखिर राज्य की मशीनरी अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ने में, उन्हें सजा देने में, उन्हें रोकने में असफल नजर क्यों आती है? हाल फिलहाल में बिहार के सीतामढ़ी जिले से खबर आई है कि कथित जहरीली शराब पीने से 24 घंटे के भीतर कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। सितंबर महीने में बिहार के ही मुजफ्फरनगर जिले में ऐसी ही घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी तथा 2 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। इसी साल अप्रैल के महीने में मोतिहारी जिले में जहरीली शराब की ही वजह से 26 लोगों की जान गई। उसके पहले जनवरी महीने में सिवान जिले के भीतर ही जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। उससे भी पहले चले जाएं तो दिसंबर 2022 में जहरीली शराब की वजह से 2 जिलों में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया और दिसंबर 2022 में ही छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर 50 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद खूब शोर शराबा हुआ, बवाल भी मचा, लेकिन बवाल ठंडा होने के बाद फिर से अवैध शराब कारोबारियों की जेब गर्म होनी शुरू हो जाती है, यानी ये धंधा रुकने का नाम नहीं लेता। सवाल यह है कि शराबबंदी करने के बाद भी बिहार की सरकार हो या गुजरात की सरकार, कोई भी सरकार अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में इस तरह से फेल क्यों नजर आती है? हमेशा इस तरह की खबरें क्यों आती हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है? लोग अब यहां तक चर्चा कर रहे हैं कि इससे तो बेहतर यही होता कि पाबंदी हटा दी जाए, पाबंदी न लगाई जाए, कम से कम पीने वालों को जहरीली शराब तो नहीं पीने पड़ेगी। वैसे भी बिहार हो या गुजरात या फिर कोई अन्य राज्य जहां पर इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, कहने वाले कहते हैं कि खाली नाम की पाबंदी है, 2 का सामान 10 में मिलता है, मगर मिलता बहुत आसानी से। होम डिलीवरी से लेकर रूम डिलीवरी तक सब कुछ उपलब्ध है। जो ब्रांड चाहिए, जिस साइज में चाहिए, सब मिल जाएगा, बस दाम ऊंचा देना पड़ेगा। बाकी इस बारे में मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मगर आए दिन हो रही ये मौतें सवाल तो उठाती ही हैं कि बिहार प्रशासन शराबबंदी को लागू करने में फेल क्यों है। अब बिहार आ ही गए हैं तो एक नजर पश्चिम बंगाल में भी डाल लीजिए, ये भी बगल में पड़ता है। खटिया खड़ी बिस्तरा गोल आपने सुना होगा, लेकिन खटिया उल्टी बिस्तर पर मरीज, आज इसे देख भी लीजिए। राज्य कोई भी हो, वो विकसित मध्य प्रदेश हो, राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश हो, पहाड़ वाला बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, हवादार एम्बुलेंस की बहार चारों तरफ है। यह मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का है, जहां पर एक बीमार महिला को चारपाई पर लिटाकर घर वाले अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। पति ने बताया कि एम्बुलेंस सेवा देने वालों के अलावा भी अन्य गाड़ियों से भी संपर्क किया, अस्पताल पहुंचाने का अनुरोध किया, लेकिन खराब सड़कों की वजह से कोई भी गाड़ी वाला तैयार नहीं हुआ। यानी जिस रास्ते से इस महिला को अस्पताल पहुंचाना था, वो रास्ता इतना खराब था कि एम्बुलेंस तो छोड़िए, बाकी गाड़ी वाले भी जाने को तैयार नहीं हुए। बाकी यदि आपको किसी भी राज्य में कोई भी कमी नजर आ रही हो तो वहां के नेताओं का भाषण सुन लीजिए। भाषण में आपको न्यू इंडिया, विश्व गुरु भारत, बिहार में बहार, पश्चिम बंगाल में खेला, सब नजर आएगा। वैसे एक बात है, पश्चिम बंगाल वाले चाहें तो इस मामले पर भी ताली पीट सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। अरे भाई, जब राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में तथा विकसित मध्य प्रदेश में इस तरीके से हवादार एम्बुलेंस चलाई जा सकती है, भरपूर मात्रा में खराब सड़कें आपको मिल जाएंगी, तो फिर पश्चिम बंगाल के बारे में तो किसी ने यह दावा भी नहीं किया कि वो विकसित है। आइए अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पिछले दिनों क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, लेकिन दुर्भाग्यवश
कारणवश भारतीय टीम जीत नहीं पाई। इस बात का दुख पूरे देश में पसरा हुआ है और इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल चलने लगा कि भारत की हार का कारण कौन है। अब तक हम सुनते आ रहे थे, कभी बॉलर्स को जिम्मेदार बताया जाता है, कभी बैट्समैन को बताया जाता है, कभी कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को बताया जाता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और सामने आई है। लोग ये तस्वीर बार बार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हार के जिम्मेदार यही हैं और ये बात मैच हारने के बाद ही नहीं बल्कि मैच शुरू होने से कुछ दिन पहले ही जब से इस बात की चर्चा आई कि प्रधानमंत्री मोदी फाइनल मैच देखने जा सकते हैं, तभी से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो गई थी कि इन्हें नहीं जाना चाहिए। लोग इस तरह के नामों से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। देख लीजिए क्या लिखा है। और मैच में हार के तुरंत बाद ट्विटर पर तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीजें ट्रेंड करने लगी। आप खुद ही देख सकते हैं, हैशटैग ये शब्द लिखकर कितने हजार लोगों ने पोस्ट किया है। वहीं अंग्रेजी में 1,89,000 लोगों ने खाली ट्विटर पर ही ये शब्द लिखा था। लोगों ने बाकायदा इस तरह से सवाल पूछते हुए पोलिंग भी करवाना शुरू कर दिया। पोलिंग का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। विनीता जैन लिखती है कि खिलाड़ी चुनौतियों से लड़ सकते हैं लेकिन पनौतियों से नहीं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि एक दिन घर रह जाते तो क्या दिक्कत हो जाती। स्टेडियम में बैठे हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें शेयर करके लोग लगातार सवाल कर रहे थे, क्या लगता है टीम इंडिया जीतेगी। इस बीच फिलिस्तीन का एक समर्थक भी जो विराट का फैन था मैदान में पहुंच गया, वो भी चर्चा का विषय बन गया। वहीं लोग राहुल गांधी की 2011 की फाइनल मैच देखते हुए तस्वीर शेयर करने में भी लग गए और कहने लगे कि देखो 2011 में राहुल मैच देख रहे थे तो जीत गए और 2023 में इन्होंने देखा तो हार गए। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती हैं कि जब हम भारतीयों का दिल रो रहा था तो साहब खिलखिलाकर हंस रहे थे। वैसे पीएम मोदी और गृहमंत्री की हंसते हुए ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि जब पूरा देश रो रहा था तो इतनी हंसी किस बात पर छूट रही थी। वैसे प्रधानमंत्री की हंसते हुए तस्वीरें किस वक्त की हैं, यानी मैच के दौरान जब टीम इंडिया संकट में थी तब की है या पहले की है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। वीडियो शूट होने से ठीक पहले भी हमने देखा तो इस तरह से ट्रेंडिंग में इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। बहुत सारे राजनीतिक लोग भी इस पर ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। लोग लिख रहे हैं कि 1983 में इंदिरा गांधी थी तब वर्ल्ड कप आया था, 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब वर्ल्ड कप आया था, यानी जमकर मीम चल रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया होगा जब एक खेल में हार का जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि कई दिन पहले से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी, साहब जा रहे हैं कहीं खेल गड़बड़ा न जाए। वैसे भी इस बात की चर्चा अक्सर होती है कि बड़े बड़े लोगों को ऐसे आयोजनों में नहीं जाना चाहिए, खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बनता है मानसिक रूप से। मगर इन सब के बावजूद देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का शब्द प्रयोग करना और ट्रोल करना किसी भी रूप में सही नहीं लगता है। हालांकि एक सवाल और उठता है, यदि टीम इंडिया जीत जाती तो गोदी मीडिया जीत का पूरा श्रेय किस व्यक्ति को दे रहा होता, और अब इस हार का तमगा वही गोदी मीडिया उस व्यक्ति को नहीं देगा, दे भी नहीं सकता। वैसे भी राजनीति में जहां सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है वहां पर हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दी जाती है। उसके लिए नड्डा साहब का फोटो पहले से तैयार रखा जाता है और खबरें यहां तक आ रही हैं कि गोदी मीडिया वालों ने 3 दिसंबर के लिए यानी रिजल्ट वाले दिन, विधानसभा के चुनाव वाले रिजल्ट वाले दिन के लिए जेपी नड्डा की बढ़िया वाली तस्वीर तैयार कर लिया है। शायद उन्हें एहसास हो चुका है। तो जब राजनीति में चुनाव के हार की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो फिर क्रिकेट में कहां से दे देंगे। इसी तरह से पिछले दिनों इसरो के एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, वहां भी मामला फेल हो गया, वैज्ञानिकों की मेहनत खराब हो गई। तभी से इन चीजों पर ज्यादा फोकस होने लगा और लोग इस तरह से प्रधानमंत्री को ट्रोल करने लगे। आप ये भी देखते होंगे कि किसी भी बड़े मैच से पहले देश भर में जीत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, पूजा की जाती है, हवन किया जाता है। मगर विश्व कप में भारतीय टीम की हार के बाद हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने दैनिक भास्कर के अनुसार विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अगर भगवान के वश में कुछ होता तो क्या वो भारतीय टीम को हारने देते। उन्होंने लिखा कि आज हर भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवताओं, गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके वश में कुछ होता तो क्या वो पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते। कहां गए आज के भगवान? धाम वाले। अच्छा, धाम वाले से याद आया, बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र कहां रह गए, जो सरेआम मंच पर बैठकर महिलाओं और पुरुषों का अवैध संबंध बता देते हैं, कौन सी बीमारी अंदर पल रही है वो बता देते हैं, भूत भविष्य सब कुछ बताने का दावा कर देते हैं। वो इतनी बड़ी बात नहीं बता पाए, टीम इंडिया हारने वाली है कि जीतने वाली है। अरे आम जनता को नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री को ही बता देते कि साहब मत जाइए, भारत ये मैच हारने वाला है और हार जाएगा तो सब आप ही को इस तरह के नामों से बुलाएंगे, सारा ठीकरा आपके विरोधी आप ही के कपार पे फोड़ेंगे। कितना अच्छा होता यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही इस हार के बारे में बता दिया होता। और इनके पास तो रावण का भी फोन नंबर है, डायरेक्ट फोन लाइन पे बात होती है, हनुमान जी से डायरेक्ट लिंक भी है। तो ये जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो बताते हैं, सब हनुमान जी की कृपा से है। तो सवाल यह है कि इस हार से पहले कनेक्शनवा टूट गया क्या, या फिर उन्होंने पूरे देश के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी धोखा दे दिया। बताइए, जिनके चरणों में बीजेपी के गृह मंत्री मध्य प्रदेश वाले ऐसे खड़े खड़े लौट जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी के इतने बड़े नेता का ख्याल नहीं रखा। कुछ महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर मैंने कोई वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे सवाल किए थे। हाल फिलहाल में किसी ने उस पर कमेंट किया था कि एक बार बागेश्वर धाम चले जाओ, तुम्हारा भी जो पुराना
पुराना कांड है लड़कियों के साथ, बाबा सब खोल देंगे। तो हमने भी यही जवाब दिया कि सवाल बार बार वही है कि अपनी दिव्य शक्तियों का, कथित दिव्य शक्तियों का प्रयोग खाली लोगों का अवैध संबंध बताने के लिए ही क्यों करते हो? अरे कुछ अच्छा काम करो जिससे देश का भला हो। और देश का तो छोड़ो, कम से कम प्रधानमंत्री को तो इस बदनामी से बचा ही सकते थे। जिस देश में इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता हो जिनका लिंकअप सीधे ऊपर से हो, तो यदि वहां पर प्रधानमंत्री को इस तरह से ट्रोल होना पड़ जाए, पीएम मोदी को भी न बचाया जा सके, तो फिर क्या यह सवाल नहीं उठता कि धीरेन्द्र जैसे लोगों ने क्या पीएम मोदी को भी धोखा दे दिया? अरे भाई, एक लाइन तो बताना था कि मत जाइए, हारने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग टीम इंडिया की हार की वजह प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इस बदनामी और ट्रोलिंग के लिए मैं इस तरह के बाबाओं को जिम्मेदार मानता हूं। इन्होंने अपना काम समय पर नहीं किया होता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी साल के जनवरी महीने में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी की कंपनियों पर ढेर सारे आरोप लगाए। कहा गया कि यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड है। इसके अलावा कोयले के दाम में हेराफेरी के भी बेहद गंभीर आरोप लगे हैं तथा जनवरी के बाद से अडानी ग्रुप पर आरोपों की बौछार लगी हुई है। परंतु हुआ ये कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो आसमान छू रही गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ल्ले से नीचे गिर गए। लोगों का लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। कोई भी शेयर धारक पैसा लगाता है कुछ लाभ कमाने के लिए, लेकिन किसी और के 3, 5, 18 वाले गेम से, यानी कथित फ्रॉड वाले गेम से, उसकी वजह से देश और विदेश के न जाने कितने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। इसीलिए हमारे देश में एक जांच एजेंसी है सेबी, इस तरह के मामलों की वही जांच करती है ताकि जो लोग शेयर खरीदते हैं उनका नुकसान न हो, वो धोखे में न रहे। लेकिन सेबी की जांच प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से लगातार इस मामले की हिलाहवाली के आरोप लग रहे हैं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने एक पीआईएल दाखिल किया है और उनका कहना है कि सेबी जिस तरीके से जांच करने में फेल रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अवधि में जांच नहीं हो रही है, इसलिए सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 17 मई 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया कि 25 अगस्त 2023 को सेबी ने अपनी जांच के संबंध में रिपोर्ट दायर की थी, जिनमें बताया गया कि कुल 24 जांच है, जिनमें से 22 लगभग पूरी हो चुकी है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सेबी को प्रमुख रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा हो सके, शेयर बाजार में उनका निवेश सुरक्षित रहे, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद शेयर धारकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। सवाल यह उठाया गया कि क्या सेबी ऐसा कोई मजबूत सिस्टम बनाने में सक्षम है या फिर कोई और रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दी है उसके भीतर सेबी ने कोई उपाय नहीं सुझाया, ऐसा कोई रास्ता नहीं बताया जिससे निवेशकों की सुरक्षा हो सके। अब यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर आने वाले दिनों में फिर से निवेशकों के लंबे चौड़े धन का नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सेबी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी देश भर के जानकार यही मानते हैं कि जब तक सत्ता में है तब तक इस मामले में कुछ होना नहीं है। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।